हवा ठहरी हुई लग रही थी। एक और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, लगभग 50,000 सिपाही, 40 तोपें और बख्तरबंद हाथियों की दहाड़ से गूंजता युद्ध मोर्चा। दूसरा, जिसमें 900 ब्रिटिश और बाकी भारतीय सिपाही थे, पर अनुशासन की चाल में लोहे सी ठंडी बेआवाज कठोरता मैदान के बीचों बीच उभर रहा था। एक ऐसा टकराव जो सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत मोड़ने वाला था। एक तरफ गुस्से से जलता युवा नवाब, दूसरी तरफ चालाकी की तलवार थामे क्लाइव, और इसी खामोशी में छुपा था असली विस्फोट, विश्वासघात की वो चिंगारी जो इतिहास को हमेशा के लिए जला देने वाली थी। 18वीं सदी के मध्य में जब गंगा के किनारे चमकते बंगाल को दुनिया सोने की चिड़िया कहकर पुकारती थी और मुर्शिदाबाद के महल धन संपदा की ऐसी चमक से दीपदिपाते थे कि यूरोपीय यात्री उनकी तुलना फारस और इस्तांबुल के शाही दरबारों से करते थे, उसी समय इस समृद्धि के नीचे एक ऐसी साजिश धीमी आग की तरह सुलग रही थी जिसने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस समृद्ध दुनिया के केंद्र में था एक युवा नवाब सिराजुद्दौला। 20-25 साल की उम्र में उसने वो सिंहासन संभाला जिसे पीढ़ियों की खुशहाली ने मजबूत बनाया था और जिसकी दीवारों पर दुश्मनों की नजरें जमी थी। सिराज तेज था, निर्णायक था और भ्रष्टाचार को जरा भी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन उसके सुधार उन बूढ़े अमीरों के दिलों पर वज्रपात की तरह गिरे जो सालों से इस राज्य की दौलत पर पल रहे थे। इन्हीं दरबारियों में 3 नाम इतिहास में कलंक बनकर दर्ज हुए। मीर जाफर, नवाब का सेनापति जो भीतर ही भीतर अपमान से जल रहा था। जगत सेठ, बंगाल का सबसे धनी साहूकार जिसकी तिजोरियों में जमा सोना और चांदी कई राजाओं की कुल दौलत से अधिक था। और अमीर चंद, एक ऐसा व्यापारी जिसका असली पेशा अवसरवाद था। वो मुस्काने बेचता था, वफादारियां किराए पर देता था और ऐसी चमकदार भाषा बोलता था जिसमें झूठ भी किसी रत्न की तरह चमकता था। नवाब के कठोर प्रशासन ने जब इनके अनियंत्रित लाभ पर रोक लगाई, व्यापारिक रियायतें छीनी और दरबार की पुरानी व्यवस्था को उलटने की कोशिश की, तभी उनके दिलों में जलन ने आकार लिया। एक ऐसी जलन जिसने बाद में मीर जाफर जैसे अपमानित सेनापति को भी अपने जाल में खींच लिया। मीर जाफर के भीतर सिराजुद्दौला के प्रति गुस्सा धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार बढ़ते अपमान और अविश्वास से भरा था। सिराज ने उसे फौज का सेनापति होते हुए भी दरकिनार किया, उसके सलाहकारों को अपमानित किया और खुलेआम उसकी नीयत पर शक जताया, मानो वो एक वफादार कमांडर नहीं बल्कि दरबार में बोझ बन चुका था। फिर आया एक नाम, रॉबर्ट क्लाइव, एक जवान ठंडे दिमाग का रणनीतिकार। उसने बंगाल की राजनीति को पढ़ा, दरबारियों की फुसफुसाहट सुनी और एक सच्चाई समझी। बंगाल को तोपों से नहीं जीता जा सकता, इसे खरीदा जा सकता है और लालच हर जगह है। मुर्शिदाबाद की सुनहरी दीवारों के पीछे देर रात की धीमी धीमी बैठकों में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वहीं जन्मी वो साझेदारी जहां जगत सेठ ने अपनी तिजोरी, अमीर चंद ने अपनी दोगली मुस्कान और मीर जाफर ने अपनी महत्वाकांक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों ने सौंप दी। जगत सेठ ने न केवल पैसा दिया बल्कि अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने के लिए गुप्त रूप से लगातार फंडिंग की, जिससे क्लाइव के सिपाहियों को हथियार, बारूद और वेतन बिना रुकावट मिलता रहे। अमीर चंद ने इस साजिश की कड़ियों को जोड़ने, रिश्वतें पहुंचाने और दरबार के भीतर बाहर भरोसे को तोड़ने का काम किया। और इन्हीं सोची समझी चालों के बीच मीर जाफर को यह भरोसा दिलाया गया कि नवाब का ताज बस एक कदम दूर है। क्लाइव ने उन्हें ताज, संपत्ति और पद का लालच दिया और बदले में उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगी, युद्ध के दिन चुपचाप खड़े रहना। 23 जून 1757 की सुबह जब प्लासी के आम बागान में सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 की विशाल सेना गरजते तोपों के साथ अंग्रेजों की करीब 3,000 की छोटी टुकड़ी पर टूटने को तैयार खड़ी थी, तब उसे ये पता नहीं था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन सामने खड़ी अंग्रेजी सेना नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद उसके ही विश्वास पात्र हैं। मीर जाफर की 3 डिवीजन बिना लड़े मैदान में खड़ी रहने वाली थी। जगत सेठ के पैसों से चल रही गुप्त ब्रिटिश सेना लगातार गोला बारूद पा रही थी और अमीर चंद की दोहरी चालें दोनों पक्षों को उलझाकर सिर्फ खुद का भविष्य सुरक्षित कर रही थीं। प्लासी का असली निर्णायक मोड़ रात में आया जब अचानक मूसलाधार बारिश ने सिराज की सेना का बारूद भिगो दिया, जबकि ब्रिटिश तोपें और गन पाउडर सुरक्षित रहे, मजबूत तिरपाल और कवर से ढक रखा था। अगले दिन जब सूरज उगा, सिराज को यह कड़वा सच समझ आ गया
उसका भारी तोपखाना, जिसमें उसकी सहायता कर रहे फ्रांसीसी तोपची भी शामिल थे, अब आधी क्षमता पर भी नहीं चल पा रहा था, जबकि अंग्रेजों का हर गोला साफ और सूखा था। जब सिराज ने अपनी बाएं कमान को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो वहां से कोई हलचल नहीं हुई। जैसे ही उसने अपने जनरल्स की तरफ देखा, मीर जाफर की सेना एकदम स्थिर खड़ी थी, बिना हिले, बिना लड़े। ऐसे संकट में सिराज के पास सिर्फ 2 ही भरोसेमंद स्तंभ बचे थे, उसकी फौज के साहसी मुस्लिम कमांडर मीर मदन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे आगे बढ़कर अंग्रेजों पर जोरदार प्रहार किया, और उसके हिंदू मंत्री दीवान मोहन लाल, जो हर अफरा तफरी के बीच सिराज को सच्ची सलाह देते रहे। लेकिन इन्हीं 2 वफादारों के पीछे खड़ी वो विशाल सेना, जिसकी संख्या 50,000 से ऊपर थी, भीतर से दीमक की तरह खोखली पड़ चुकी थी, क्योंकि मीर जाफर, राय दुर्लभ, कृष्ण बल्लभ और कई अन्य बंगाली कमांडर जो भारी टुकड़ियों की कमान संभाले हुए थे, पहले ही अंग्रेजों से मिल चुके थे और युद्ध के सबसे जरूरी क्षणों में जानबूझकर चुपचाप खड़े रहे, न आक्रमण किया न बचाव। जब मीर मदन अंग्रेजों की तोप का गोला लगने से घायल होकर गिर पड़े, सिराज की आखिरी उम्मीद बुझ गई और उनकी मौत ने फौज का मनोबल एक ही बार में तोड़ दिया। उधर ब्रिटिश लाइनें, जिनकी हर बंदूक सूखी और तैयार थी, वॉली फायर की दीवार बनकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। फ्रांसीसी तोपचियों के जाम हुए तोपों और सिराज की बिखरी पंक्तियों को देखते हुए क्लाइव ने दाएं मोर्चे से तेज पलटवार किया और देखते देखते पलासी के मैदान पर ब्रिटिश अनुशासन, आंतरिक गद्दारी और मौसम की मार ने वो कर दिखाया जो खुले युद्ध में शायद कभी संभव नहीं था। एक नवाब का पतन, एक साम्राज्य पर कब्जे की शुरुआत और भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल जाना। क्लाइव ने जब मुर्शिदाबाद का खजाना खोलवाया तो सोने से मढ़ी दीवारें, हीरे जवाहरात से भरे संदूक और अनमोल रत्नों की अंतहीन कतारें देखकर खुद इंग्लैंड ने स्वीकार किया कि इतनी संपत्ति यूरोप ने कभी नहीं देखी। ये वही संपत्ति थी जिसने बाद में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। जगत सेठ, जिसने अपने धन से इतिहास का सबसे बड़ा खेल खेला था, अंग्रेजों के लिए सिर्फ अस्थायी मोहरा था। कुछ साल बाद अंग्रेजों ने उसी की शक्ति काट दी ताकि कोई भारतीय फिर इतनी आर्थिक ताकत हासिल न कर सके। अमीर चंद, जिसने सभी के साथ दोगली राजनीति खेली थी, खुद क्लाइव के धोखे का शिकार बना और उसे वो धन कभी नहीं मिला जो अंग्रेजों ने वादा किया था। मीर जाफर, जिसे गद्दारी के बदले में ताज मिला था, वही ताज जल्द ही उसके गले में फंदा बन गया।